नमस्कार, देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश प्रदेश खबर आपके लिए लेकर आया है एक शो जिसका नाम है कंसल्टेंट्स की आवाज़। इस शो के दौरान हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स से जुड़ी दिक्कतों, परेशानियों, मांगों और मजबूरियों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कंसल्टेंट, अमेरिकन ओवरसीज़ के ओनर मिस्टर रवि किशोर जी। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं देश प्रदेश खबर पर। धन्यवाद प्रदीप। देश फुल्ली अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहा है और अभी अनलॉक 4 चल रहा है। बाकी सभी चीज़ों को छूट दी जा चुकी है और लेकिन अभी भी शिक्षण संस्थान अभी भी बंद हैं। सर, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए प्रदीप जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि लगभग 190 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 4 यानी कि जो हमारा अनलॉक 4 हुआ है, हमें उम्मीद थी कि इस अनलॉक में कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान को कुछ लिमिटेड छूट के साथ तो खोलने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अनलॉक 4 में हम सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ रियायत मिलेंगी शिक्षण संस्थान को, खासकर प्राइवेट शिक्षण संस्थान को, स्कूल को, कॉलेजेस को, कि जिससे कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जा सके। लेकिन कोई भी इस बार जितनी भी प्रतिक्रिया हैं उसमें से कुछ भी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो प्राइवेट शिक्षण संस्थान के बारे में ज़रूर सोचे जिससे कि वो आगे अपना काम कर सकें। मौजूदा समय में शायद कोई ही वर्ग और या इंडस्ट्री हम कहें कि लॉकडाउन या कोरोना से प्रभावित ना हुई हो। सर, इमिग्रेशन इंडस्ट्री है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है मौजूदा समय का? सर, अगर आप देखें तो हम नॉर्थ इंडिया के ऐसे एरिया में रहते हैं, हरियाणा और पंजाब, जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी एजुकेशन के लिए ओवरसीज जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है। लेकिन अगर हम इस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीनों से, लगभग 6 महीनों से शिक्षण संस्थान, खासकर जो आइल्स कराते हैं, पीटीई कराते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर विदेश में एडमिशन लेने के लिए। एक उसका दायरा होता है कि आपको मिनिमम उतने बैंड्स या उतने पॉइंट्स लाने ही होते हैं। जब तक बच्चा उसकी तैयारी नहीं करता, उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाता है। पिछले 6 महीने से सारे संस्थान आइल्स और पीटीई के सभी बंद पड़े हुए हैं। उस वजह से उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है, उसका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये तो बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शिक्षण संस्थान की बात करें तो सरकार ने कहा था कि भाई जो लोग आपके साथ जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब से ना हटाया जाए। ठीक है, हम सरकार के साथ हैं कि इस महामारी में हमें एक दूसरे का साथ देना है, लेकिन कब तक? लगभग 6 महीने होने को हैं। मैक्सिमम जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो सभी किराए की बिल्डिंग्स पर हैं। उन सबको किराया हर महीना दर महीना किराया देना पड़ रहा है। हमारे जो बिजली के बिल हैं वो कमर्शियल हैं और वो बिजली के बिल हमारे लगातार आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जो फ़िलहाल पिछले कुछ महीनों के बिजली के बिल आए हैं वो पिछले साल से एवरेज दे दिए गए हैं। एवरेज का मतलब है कि क्योंकि नॉर्मली गर्मियां जब होती हैं तो एसी पंखे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये शिक्षण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं तो बिल थोड़े ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस बार तो इंस्टीट्यूशन खुले ही नहीं हैं, संस्थान खुले ही नहीं हैं, उसके बावजूद भी जो उनके बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं पिछले साल से एवरेज आ रहे हैं, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए रेंट पड़ रहा है, हमें बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं, नेट के कनेक्शन जो हैं वो हमें देने पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने जो स्टाफ हैं उसको भी हमने निकाला नहीं है, उनको भी हम सैलरीज़ दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा बर्डन जो ऑनर्स हैं इस बिज़नेस के उन पर पड़ रहा है और एक दो कहीं ना, और इससे जो सरकार को जो लॉस होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि कोई भी एक विद्यार्थी जब अपनी ओवरसीज़ में फ़ी जमा करता है, बैंक के थ्रू करता है, बैंक उस पर चार्जेस लगाता है, बैंक को वो चार्जेस नहीं मिल रहे। फॉरेक्स इंडस्ट्री में इस समय कहीं ना कहीं गिरावट है क्योंकि फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं हो रहा है उस हद तक, क्योंकि फॉरेक्स अपने टैक्सेस लेती है जब वो बाहर चेंज कराती है, पेमेंट भेजती है, वो नहीं मिल रहा है। एक और बड़ा मुद्दा होता है कि बच्चा अपने अकाउंट्स में या पेरेंट्स अपने अकाउंट में लंबे समय तक पेमेंट को मेंटेन करते हैं, वो भी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को भी लॉस हो रहा है। तो सरकार को हमारे इस फील्ड के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, चाहे वो प्राइवेट हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर आप देखें, गौर करें, सरकार ने कहा कि आप मेट्रो चला दीजिए, आप बसेस चला दीजिए। एक 30 फीट की बस में आप 50 से 52 सवारी अलाउ कर रहे हैं।
आज सरकार ने बार खोल दिए हैं, क्या बार के अंदर नुकसान नहीं होगा? या बार के बाद आप देखिए जिम ओपन हो चुके हैं, ठीक है, बाकी भी सभी ड्यूटीज़ जो हैं लगभग सब खोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार अपने जो संस्थान हैं, जो उनके स्किल सेंटर्स हैं, उनको भी खोल रही है, वहाँ पर भी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही ऐसी दुश्मनी क्यों, हमसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारा सवाल सरकार से सिर्फ इतना सा है कि हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनकी भविष्य तैयार करते हैं। जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं वो एक टाइम पे एनआरआई बनते हैं, वहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया में वापस आता है, लेकिन वो एक प्रोसेस है जो पिछले 6 महीने से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। सरकार को रेवेन्यू कोई नहीं मिल रहा है, हम लोग सभी टैक्स देते हैं, सभी इंस्टीट्यूशन से टैक्स आता है, ठीक है, कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। और जो एक्स्ट्रा बोझ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेंट है, बिजली के बिल हैं, इंटरनेट के बिल हैं, ये सब हैं, या सैलरीज़ हैं, हमने सरकार के कहने पर अपने स्टाफ को निकाला नहीं है, एनी हाउ मैनेज कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन तो ऐसे कुछ ऑनर जिनको मैं जानूँ ने बैंक से लोन लेकर अपने स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? तो ये हमारा कुछ मुद्दा है जिस पे सोचा जाए। सर मेरा अगला सवाल, ऑनलाइन स्टडी से क्या बच्चे सेटिस्फाइड हैं? और सर आपको ऑनलाइन स्टडी करवाने में क्या क्या दिक्कतों का फेस करनी पड़ रही है? देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी अनसेटिस्फाइड हैं, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री लेवल बहुत कम है। उसके कई रीज़न हैं, क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करें तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, अभी हिंदुस्तान में ऑनलाइन क्लासेस की आदत नहीं है बच्चों को, तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है। और जो टीचिंग करने का, बीइंग ए टीचर, क्योंकि मैंने लगभग 19 साल पढ़ाया है, 98 में पढ़ाना शुरू किया, तो अगर हम बात करें, जब तक टीचर का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, तो जो रिज़ल्ट आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। तो उससे कई सारी दिक्कतें, आप उन्हें पूरी तरह मटेरियल नहीं दे सकते, आप उन पर कंप्लीट वॉच नहीं कर सकते कि बच्चा कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। क्योंकि अगर बच्चा आपके सामने है तो ठीक है, आप उसको देख पाते हैं, लेकिन अगर वो ऑनलाइन है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर वॉच करना। और टाइम ड्यूरेशन बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितनी मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस हैं 45 मिनट्स का वो आपको स्लॉट देती हैं, जबकि आईएएस की हम बात कर, रीडिंग खुद 1 घंटे का एक टॉपिक है। तो ऑनलाइन में उतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? देखिए, हमारी सरकार से मांग यही है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचा जाए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि वो कोई एडवाइजरी जारी करे, जिससे कि चाहे वो हमें एक लिमिटेड कर दे कि हम 30% के साथ, 50% के साथ काम कर सके। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा, जो बच्चा आईएलटीएस से पीटी करने आता है वो बच्चा नहीं होता है, वो मिनिमम उसकी एज ऑलमोस्ट 18 साल की होती है, और 18 साल का बच्चा अपनी सुरक्षा के सारे इंतज़ाम कर सकता है। हमें जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी, हम सभी प्रिकॉशंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, बाकी जो भी एडवाइजरी होगी हम उसे पूरा करेंगे। और हमारे भी परिवार हैं, देखिए पिछले 6 महीने से हम घर बैठे हैं, हमारी जो खर्चा है वो हो रहा है। तो इस बारे में हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक ज़रूर जाएगी। तो ये थे हमारे साथ अमेरिकन ओवरसीज़ से रवि किशोर जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखी। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इनकी मांगों के बारे में भी विचार करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद।